मित्रों नमस्कार। मैं डॉक्टर मनोज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल शुभी हिस्ट्री क्लासेस पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, इस प्लेटफॉर्म से मैं हिंदी टीजीटी पीएचडी नेट जेआरएफ और हायर एजुकेशन की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए यहाँ से क्लास ले रहा हूँ। मित्रों, इसी क्रम में जो है कि यहाँ पर जो है कि आधुनिक काल हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में आधुनिक काल से यहाँ पर हमारी शुरुआत हुई है। ठीक है मित्रों, और आधुनिक काल के क्रम में भारतीय युग पे चर्चा चल रही है। भारतीय युग पे जो है कि आधुनिक काल पे तो इसके पहले 5 वीडियो हमारी हो चुकी है कि कैसे शुरुआत हुई आधुनिक काल की, खड़ी बोली का प्रारंभ कैसे हुआ, आधुनिक काल की क्या विशेषताएं हैं, इन सारी चीज़ों पे चर्चा हो चुकी है। आगे के 5 वीडियो पर आप लोग आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास आधुनिक काल डाल करके सर्च करेंगे तो 5 वीडियो आपको मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है कि एक तरफ से सभी देख सकते हैं। और इसके पहले जो है कि भारतीय युग, आधुनिक काल में सबसे पहला युग आता है भारतीय युग। तो भारतीय युग पे एक वीडियो हमारी हो चुकी है। आज भारतीय युग पे जो है कि दूसरी वीडियो है। तो भारतीय युग में जो है कि सबसे पहले कवि जैसे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र थी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम पर ही जो है कि भारतीय युग का नाम पड़ा, आप लोग जानते होंगे कि और भारतेंदु हरिश्चंद्र ही भारतीय युग के सर्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाने जाते हैं, कह सकते हैं आप लोग। तो आज हम लोग जो है कि उन्हें भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में देखेंगे, उनकी रचनाओं के विषय में, उनकी विशेषताओं के विषय में, उनकी और जो कुछ भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में, उनके विषय में आज चर्चा होगी मित्रों। तो आज भारतेंदु युग पर हमारी दूसरी वीडियो है। एक वीडियो इसके पहले भी हो चुकी है, हालांकि आधुनिक काल पे तो इसके पहले 5 वीडियो हो चुकी है। ठीक है, आधुनिक काल को ध्यान में रखते हुए देखेंगे तो आज जो है कि 7वीं वीडियो है, हमारी 7वीं क्लास है। ठीक है, तो बट जो है कि भारतेंदु युग पर दूसरी वीडियो है। भारतेंदु युग पे इसके पहले एक वीडियो बन चुकी है। आज भारतेंदु हरिश्चंद्र पर चर्चा होगी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की क्या विशेषताएं हैं। तो ठीक है मित्रों, तो थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में हम लोग देखते हैं। तो देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, आज का हमारा हेडिंग होगी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली चीज होती है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जिनके नाम पर जो है कि आधुनिक काल के पहले युग का नाम पड़ा भारतेंदु युग। ठीक, तो उनका जन्म कब हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। पहला पॉइंट बनता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी क्योंकि जो है कि फेमस कवि हैं आधुनिक काल के, या हिंदी साहित्य के कह सकते हैं। वैसे भी जो है कि इतने फेमस हैं कि इन्हीं के नाम पे जो है कि आधुनिक काल में पहले युग का नाम ही जो है कि भारतेंदु युग पड़ा। तो इसलिए इनके विषय में जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु, महत्वपूर्ण तथ्य जितने भी बनते हैं, उन सभी को जो है कि देखना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहली चीज यही आती है कि भारतेंदु, यहाँ से सीधे प्रश्न बनता है मित्रों कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। ठीक है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? काशी में। ठीक है, और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1885। मात्र जो है कि 35 साल ही ये जीवित रहे और 35 वर्षों में ही जो है कि इन्होंने इतना साहित्य लिख डाला कि जो कि कह सकते हैं कि बहुत बड़ा हिंदी साहित्य के शुरुआत में जो है कि हिंदी साहित्य के विकास में बहुत बड़ा योगदान इनका रहा जो है कि। और तो इस तरह देखते हैं कि 1850 में इनका जन्म हुआ और 1885 में ही इनकी मृत्यु हो गई। और जन्म इनका कहाँ पर हुआ था मित्रों? काशी में। ठीक है, और इसके बाद अगला पॉइंट बनता है कि इनके पिता का नाम क्या था। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास था। ये भी जो है कि एक प्रसिद्ध फेमस कवि थे। ठीक है, और यहाँ से भी प्रश्न बनता है जैसे कि पहले उपन्यासकार के रूप में पहले नाटककार के रूप में जाने जाते हैं। हाँ, इनका एक नाटक है तो जिसे जो है कि पहले नाटक के रूप में जाना जाता है। तो इसके विषय में हम लोग आगे जो है कि जब गद्य साहित्य पढ़ेंगे तो इनके विषय में जो है कि फिर व्याख्यात्मक ढंग से अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो अभी यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पिता का क्या नाम था? गोपाल चंद्र गिरधरदास जो थे इनके पिता थे, और ये भी एक जो है कि हिंदी साहित्य के अच्छे लेखक, अच्छे कवि थे। ठीक है, और इसके बाद जो है कि इनकी माता, अगला पॉइंट बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की माता कौन थी? तो इनकी माता का नाम जो है कि पार्वती देवी था। फिर अगला पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की पत्नी मन्ना देवी। पत्नी कौन थी? इनकी पत्नी का नाम मन्ना देवी था। ठीक है, अगला पॉइंट है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी मित्रों। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म एक संपन्न वैश्य परिवार में अमीचंद के वंश में हुआ था। ठीक है, जैसा कि हम लोग ने देखा कि इनका जन्म 1850 ईस्वी में और कहाँ पर हुआ था? काशी में हुआ था। और काशी में जो है कि यहाँ से प्रश्न बनता है कि भारत एक संपन्न वैश्य परिवार में
अमीचंद के वंश में हुआ था। किस वंश में हुआ था? अमीचंद थे, उन्हीं के वंश में जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला पॉइंट भारतेंदु से बनता है कि भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। कई बार पूछा गया है कि भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। प्रश्न बनता है, कई बार बन चुका है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। सीधा प्रश्न बनेगा कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तो नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को। ठीक है, और इसके बाद ये पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि ये पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। यहाँ से भी कई बार प्रश्न बन चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किस संप्रदाय में दीक्षित थे। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी पुष्टि संप्रदाय या वल्लभ संप्रदाय भी आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पुष्टि संप्रदाय का ही दूसरा, वल्लभ संप्रदाय का ही दूसरा नाम जो है कि पुष्टि संप्रदाय है। तो पुष्टि संप्रदाय भी हो सकता है या वल्लभ संप्रदाय भी हो सकता है, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रश्न बनता है सीधे से कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी किसके उपासक थे। प्रश्न बनता है सीधे से, तो जितने भी पुष्टि संप्रदाय में के लोग थे या वल्लभ संप्रदाय के लोग थे वो सब किसके उपासक थे? तो भगवान कृष्ण के उपासक थे। तो जब वल्लभ संप्रदाय के लोग ही भगवान कृष्ण के उपासक थे, पुष्टि संप्रदाय के लोग ही भगवान कृष्ण के उपासक थे, तो भारतेंदु जब पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी जो है कि भगवान कृष्ण के ही उपासक थे। हाँ, तो अगला ही पॉइंट है कि ए कृष्ण भक्त थे। यहाँ से प्रश्न बनता है कि ए कृष्ण भक्त कवि थे या राम भक्त कवि थे या वैष्णव थे। हाँ, इस तरह से यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तो जब स्पष्ट हो गया पहले ही कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जब पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे या वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, तो ये जो है कि कृष्ण भक्त कवि थे और ये कृष्ण के उपासक थे। ठीक है, इनके विद्या गुरु। ठीक है, अगला पॉइंट बनता है कि इनके विद्या गुरु कौन थे। तो इनके विद्या गुरु जो है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद को इनका विद्या गुरु माना जाता है। और यहीं से एक प्रश्न इसी तरह से और बन जाता है कि इनके काव्य गुरु कौन थे। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के काव्य गुरु पंडित लोकनाथ थे। कौन थे? पंडित लोकनाथ जो है कि भारतेंदु के काव्य गुरु थे। भारतेंदु उर्दू में रसानस, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है मित्रों, जो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि उर्दू में किस नाम से लिखते थे। ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र उर्दू में भी रचनाएं करते थे, हिंदी में तो करते ही थे, लेकिन कुछ शुरुआती इनकी कुछ रचनाएं उर्दू में भी मिलती हैं। तो उर्दू में किस नाम से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी रचना करते थे? तो भारतेंदु जी उर्दू में जो है कि किस नाम से लिखते थे? रसा नाम से लिखते थे। और इसी के साथ साथ जो है कि भारतेंदु की अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में तथा इनका गद्य खड़ी बोली में मिलता है। ठीक है, जैसा कि खड़ी बोली के विकास के संदर्भ में शुरुआत में आप लोगों को बताया गया कि आधुनिक काल में ही खड़ी बोली का विकास शुरू होता है। लेकिन जब किसी भाषा का विकास शुरू होता है और किसी भाषा का हरासमेंट होता है, हरासमेंट शुरू होता है यानी पतन जब होने लगता है, तो कोई भाषा जो है कि एकाएक जो है कि खत्म नहीं हो जाती। वो धीरे धीरे किसी भाषा का पतन होता है और उसी तरह से धीरे धीरे किसी भाषा का विकास होता है। हालांकि आधुनिक काल में जो है कि खड़ी बोली का विकास होना शुरू हो गया था, लेकिन अब एक भारतेंदु युग में ही जो है कि पूरी तरह से खड़ी बोली को स्वीकार नहीं कर लिया जाएगा, बल्कि भारतेंदु युग में धीरे धीरे उसका प्रसार होता रहा और द्विवेदी युग तक आते आते जो है कि खड़ी बोली अपने पूर्ण अस्तित्व में आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि भारतेंदु की अधिकांश कविताएं यानी जो इनके काव्य हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ही नहीं, भारतेंदु के और भी जितने कवि हैं उनका काव्य ज्यादा से ज्यादा जो है कि अभी ब्रजभाषा में ही मिलता है। क्योंकि भारतेंदु युग या आधुनिक काल के पूर्व के जो काल था, जैसे रीति काल जो था, तो रीति काल की जो भाषा थी वो पूरी तरह ब्रजभाषा थी। ठीक है, ब्रजभाषा में ही काव्य लिखा जाता था। तो इसलिए ब्रजभाषा अपना प्रभाव एकदम से एकाएक नहीं छोड़ सकती है, उसका प्रभाव धीरे धीरे खत्म होगा और धीरे धीरे जो है कि खड़ी बोली का विकास होता है। तो इसीलिए जो है कि आधुनिक काल में जो है जो कविताएं थी भारतेंदु की ही नहीं, जो है कि और भी जितने कवि हैं उनके काव्य ज़्यादा से ज़्यादा ब्रजभाषा में मिलते हैं। हालांकि शुरुआत यहाँ से धीरे धीरे खड़ी बोली की हो गई थी, लेकिन गद्य का विकास, गद्य थोड़ा सा जो है कि
गद्य का विकास यहाँ जो है कि फिर खड़ी बोली में होने लगा था। गद्य जो है कि खड़ी बोली में लिखा जाने लगा था। लेकिन अभी तक जो है कि काव्य जो था भारतेंदु युग तक वह ब्रज भाषा में ही ज्यादा लिखा जा रहा था। अगला पॉइंट बनता है कि भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, पूछा जाता है कि आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे माना जाता है। यानी आधुनिक कालीन हिंदी का जो गद्य विकसित हुआ, जो भाषा विकसित हुई, उसका जन्मदाता किसे माना जाता है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को ही आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। और भारतेंदु कवि के साथ साथ नाटककार, निबंधकार, आलोचक और पत्रकार भी थे। जैसा कि आप लोग जानते हैं बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी एक ऐसे कवि थे जिनको कह सकते हैं कि हालांकि बड़ी अल्प आयु ही इनको प्राप्त हुई, 1850 में इनका जन्म हुआ और 85 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन इन 35 वर्षों में ही जो है इन्होंने इतना सब कुछ लिख डाला जो एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है शायद। ठीक है, इन्होंने जो है कि 35 वर्ष की अवस्था में ही जो है कि काव्य तो इफरात मात्रा में, बहुत अधिक मात्रा में काव्य की रचना तो इन्होंने की ही। काव्य के साथ ही साथ जो है इनके जो है कि कई नाटक हैं जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं। ठीक है, जैसे विद्या सुंदर आदि करके जो है कि कई नाटक हैं इनके जो कि बहुत ही प्रासंगिक हैं, बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो ऐसे जो है कि जैसे हरिश्चंद्र आदि नाटकों में आदि इस तरह के कई नाटकों की भी इन्होंने रचना की। और नाटक ही नहीं, नाटक के साथ साथ जो है कि इन्होंने निबंध पर भी अपनी लेखनी चलाई। निबंध के साथ साथ जो है कि इन्होंने आलोचना पर भी अपनी लेखनी चलाई। और आलोचना के साथ साथ जो है ये एक अच्छे पत्रकार भी थे। कई पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। ठीक है, जैसे कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन, बाल बोधनी, ठीक है, बाला बोधनी, इस तरह से कई पत्रिकाएं भी इन्होंने जो है कि निकाली। ठीक है, और इस तरह से कह सकते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र काव्य के साथ साथ जो है नाटककार, निबंधकार, आलोचक, पत्रकार आदि भी थे, यानी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। हम तो कह सकते हैं कि भारतेंदु जो है कि जितनी कम उम्र में, 35 साल की उम्र में ही जितना सब कुछ कर डाले उतना ये सब की बस की बात नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं कि भारतेंदु ने 1873 में तदी समाज की स्थापना की। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है इनके यहाँ से, भारतेंदु से। तो बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है कि तदी समाज की स्थापना किसने की। तो मित्रों भारतेंदु हरिश्चंद्र ने ही जो है कि तदी समाज की स्थापना की थी। और कब की थी? 1873 ईस्वी में इन्होंने तदी समाज की स्थापना की थी। अगला पॉइंट बनता है कि इन्होंने समस्या पूर्ति की एक मंच स्थापित की। मंच कविता वर्धनी सभा की स्थापना की। इन्होंने भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है कि काशी में ही, कहाँ पर? काशी में ही भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने ही समस्या पूर्ति की एक मंच कविता वर्धनी सभा के नाम से जो है कि कविता वर्धनी सभा के नाम से समस्या पूर्ति की एक मंच स्थापित की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी कि समस्या पूर्ति। समस्या पूर्ति जो है कि भारतेंदु युग की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी और सबसे हट करके यह विशेषता थी। और किसी युग में आपको समस्या पूर्ति नहीं मिलेगी, न तो इसके पहले के युग में, न तो इसके बाद के युग में। तो इसको भी यहीं पर जो है कि याद रखना कि समस्या पूर्ति जो है कि वह भारतेंदु युग की ही विशेषता थी। और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह इसलिए हो जाती है कि यह विशेषता न तो इसके हिंदी साहित्य में इसके पहले के युगों में मिलती है और न ही इसके बाद के युगों में। इसलिए यहाँ से सीधा प्रश्न बनता है मित्रों कि समस्या पूर्ति किस युग की विशेषता थी? भारतेंदु युग की विशेषता थी। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि समस्या पूर्ति का मतलब क्या होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारतेंदु युग जो है हिंदी साहित्य के विकास का युग। हालांकि इसके पहले तो जो है कि बहुत पहले से ही हिंदी साहित्य का विकास धीरे धीरे हो रहा था ना, लेकिन इसके पहले के जो लेखक थे, जो कवि थे हमारे, वो अपने साहित्य, हिंदी साहित्य का विकास करने के लिए जो है एक रचना नहीं कर रहे थे। उनका उद्देश्य जो है कि हिंदी साहित्य का विकास करना नहीं था। ठीक है, बल्कि जो है जैसे आदिकाल के जो कवि थे वो अपने राजाओं रजवाड़ों को खुश करने के लिए, अपने सामंतों को खुश करने के लिए, अपने राजाओं को खुश करने के लिए उनकी सराहना में अतिशयोक्तिपूर्ण जो है कि रचनाएं करते थे। और इसके बाद जब भक्ति काल आता है तो भक्ति काल के जो कवि थे, चाहे कबीर को ले लीजिए, चाहे सूर को, चाहे तुलसी को, चाहे जायसी को, किसी को भी ले लीजिए, तो ये सभी जो भक्त कवि भी थे ये हिंदी साहित्य का विकास करने के लिए रचना नहीं कर रहे थे,
बल्कि जो है कि ये भक्त कवि थे, ये रचना कर भी नहीं रहे थे वैसे जो है कि ये स्वतंत्र रूप से जो है कि समाज सुधारक इनको कह सकते हैं, समाज को सुधारने के लिए, अपना उपदेश देने के लिए जो कुछ बोलते जाते थे वही संकलित कर लिया गया। ठीक है, तो आज जो है कि रचना के रूप में हमारे सामने है। और इसके बाद के जो कवि, रीतिकाल का जो युग आता है, रीतिकाल के भी कवि जो थे, हाँ, वो भी जो है कि साहित्य का विकास, हिंदी साहित्य का विकास करने के लिए हिंदी में रचनाएं नहीं कर रहे थे, बल्कि वो भी जो है कि चूंकि सामंत थे, जो है कि दरबारी कवि होते थे। रीतिकाल के जो कवि होते थे वो दरबारी कवि होते थे। तो दरबारी कवियों का काम ही होता था कि वो अपने राजाओं को खुश करने के लिए, अपने सामंतों को खुश करने के लिए जो है कि उनकी बखानी के रूप में जो है कि अतिशयोक्त पूर्ण सिर्फ रचनाएं करते थे, और उससे उनको जो है कि क्या होता था, धन की प्राप्ति होती थी। राजा जब उस रचना को सुनते थे, उस कविता को सुनते थे, उस पद को सुनते थे, अपना बखान उसमें सुनते थे, तो उसको सुन करके वो खुश होते थे और उनको जो है कि धन देते थे, इसलिए सिर्फ रचनाएं करते थे। लेकिन जो भारतेंद्र युग का जो कवि था, यहाँ जो है कि जो रचना होती थी वह हिंदी साहित्य के विकास के लिए, यहाँ के जो कवि थे भारतेंद्र युग, आधुनिक काल आते आते जो है कि आधुनिक काल के जो कवि हुए उनके दिमाग में कहीं ना कहीं जो है कि हिंदी साहित्य के विकास की भी बात बनी थी कि हिंदी साहित्य बहुत अल्प मात्रा में है, अभी हमारा साहित्य जो है, और जो कुछ भी है इधर उधर बिखरा हुआ है, उसका संकलन का भी काम यहाँ से शुरू होता है, और साहित्य के विकास की भी तरफ जो है कि कवियों का, लेखकों का ध्यान जाता है कि नहीं, अपने साहित्य का विकास करना चाहिए। तो उसी साहित्य के विकास के लिए जो है कि समस्या पूर्ति की मंच जगह जगह स्थापित की गई, जिसमें से एक मंच आप लोगों को बताया गया कि तदीय समाज की स्थापना की 1873 ईस्वी में भारतेंदु ने, और इसी तरह से जो है कि कविता वर्धनी सभा, हाँ, कविता वर्धनी सभा की स्थापना जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो है कि काशी में की। और कविता वर्धनी सभा का मतलब था कि यहाँ पर जो है कि समस्या पूर्ति कराई जाती थी। समस्या पूर्ति के विषय में बता रहे थे कि समस्या पूर्ति का मतलब क्या था, क्यों समस्या पूर्ति से जो है कि कविता वर्धनी सभा को जोड़ा गया। कविता वर्धनी सभा यानी एक सभा, एक सोसाइटी थी जो है कि जहाँ पर जो है कवियों का सम्मेलन बुलाया जाता था, और उनको समस्या पूर्ति का मतलब एक समस्या दी जाती थी। समस्या का मतलब जो है कि कहने का मतलब प्रतिभा को उजागर करना था। इस कविता वर्धनी सभा का उद्देश्य ही था कि नए नए कवियों को पैदा करना, कह सकते हैं। ठीक है, तो नए नए कवि कैसे पैदा होंगे, जब उनके अंदर जो है कि प्रतिभा हो, कंपटीशन होगा उनके अंदर न, तो कंपटीशन पैदा करने के लिए ही कवियों को जो है कि समस्या पूर्ति दी जाती थी। समस्या पूर्ति का सीधा सा मतलब होता है कि जैसे किसी पद की एक लाइन जो है कि आपको दे दी जाती थी, जैसे पूरी अमी की कटोरिया सी, ठीक है, चिरजीवी रहो विक्टोरिया रानी। ठीक है, जैसे समस्या पूर्ति दी गई, समस्या दी गई कि पूरी अमी की कटोरिया सी एक लाइन आपको दे दी गई, और आपके अंदर प्रतिभा को पैदा करने के लिए, प्रतिभा को उत्पन्न करने के लिए, काव्य को आपके अंदर जगाने के लिए आपसे कहा गया कि इसमें से जो है कि क्या कहते हैं कि इसकी दूसरी लाइन जो पूरी करके दे देगा, या तुरंत जो है कि पूरी दूसरी लाइन बना करके बताएगा, उसको जो है कि सम्मानित किया जाएगा। तो इस तरह से जो है कि एक पंक्ति समस्या के रूप में दी जाती थी, और जो नए नए कवि थे, जो नए नए लेखक थे, जिनके अंदर जो है कि कवि बनने की बलवती इच्छा थी, वो जो है कि दूसरी पंक्ति को पूरा करके तुरंत देते थे। तो जिसकी पंक्ति ज़्यादा सटीक बैठती थी, हाँ, उसी को जो है कि पुरस्कृत किया जाता था। तो यही होती थी समस्या पूर्ति, यानी पहली पंक्ति समस्या के रूप में दी जाती थी, और दूसरी पंक्ति को जो है कि लोग मिल करके पूरा करते थे। तो जिसकी पंक्ति जो है कि ज़्यादा सटीक बैठती थी, उस पद को पूरा करती थी, उसी को जो है कि पुरस्कृत किया जाता था। तो यही थी समस्या पूर्ति भारतीय युग की जो सर्वश्रेष्ठ विशेषता, सर्वप्रधान विशेषता मानी जाती है। ठीक है, अगले बिंदु पर चलते हैं। अगला पॉइंट है कि भारतेंदु को हिंदी का पुराण पुरुष कहा गया। बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण, अक्सर पूछा जाने वाला पॉइंट है कि हिंदी का पुराण पुरुष किसे कहा गया। ठीक है, पुराण पुरुष कहने का क्या मतलब है कि इन्होंने, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जो है कि हिंदी साहित्य के विकास में, चाहे वो नाटक ले लीजिए, चाहे आलोचना ले लीजिए, चाहे पत्र साहित्य ले लीजिए, चाहे काव्य ले लीजिए, हर क्षेत्र में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, इसलिए इनको हिंदी का पुराण पुरुष कहा जाता है। एक बिंदु और बचता है यहाँ से, अगला पॉइंट है कि 1884 ईस्वी, ठीक है, 1884 ईस्वी की बलिया यात्रा भारतेंदु की अंतिम यात्रा मानी जाती है, और 6 जनवरी 1885 ईस्वी में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप लोग, इनका एक निबंध है
भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। हाई स्कूल इंटर में भी मिल जाता है, तो आप लोग कहीं ना कहीं पढ़ ही चुके होंगे कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का ही यह निबंध है कि भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। तो भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, यह जो निबंध था यह असल में भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का एक व्याख्यान था, एक भाषण था, जो है कि इन्होंने 1884 ईस्वी में बलिया में एक ददरी मेला लगता है, वहाँ उस मेले में एक गए थे और वहीं पर इन्होंने जो है कि भारतवर्षोन्नति, भारत की उन्नति के विषय में, भारत की भाषा या हिंदी साहित्य की उन्नति के विषय में इन्होंने जो है कि एक भाषण दिया था, एक व्याख्यान दिया था। वही व्याख्यान जो है कि आज भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है इस नाम से निबंध के रूप में चर्चित है। और यही बलिया यात्रा, जो बलिया में जो ददरी मेला में इन्होंने जाकर के अपना व्याख्यान दिया, यही यात्रा इनकी जो है कि अंतिम यात्रा थी। इसके बाद जो है कि ये अस्वस्थ हो जाते हैं और 6 जनवरी 1885 को इनकी जो है कि मृत्यु हो जाती है मित्रों। तो ये रहे जो है कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदु भारतेंदु हरिश्चंद्र से। इसके बाद अभी कुछ चीजें बची हैं, जैसे कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कि देखते हैं इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन कौन सी पत्र पत्रिकाएं हैं और इसके बाद इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। थोड़ा सा एक बार और देख लेते हैं, इसको रिविजन कर लेते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी में काशी में, मृत्यु 1885 में। पिता का नाम गोपाल चंद्र गिरधरदास, इनकी माता का नाम पार्वती देवी और पत्नी का नाम क्या था, मुन्ना देवी। भारतेंदु का जन्म एक संपन्न वैश्य परिवार में अमीचंद के वंश में हुआ था। भारतेंदु को नवजागरण का अग्रदूत, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, इसे कभी मत भूलिएगा, पूछा जाने वाला बिंदु प्रश्न है यह कोई, कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। सीधा सा प्रश्न यहाँ से बनता है कि नवजागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है। तो नवजागरण का अग्रदूत जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र को नवजागरण का अग्रदूत कहा जाता है। ये पुष्टि संप्रदाय में, यहाँ से भी ये भी प्रश्न कई बार बन चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किस संप्रदाय में दीक्षित थे, तो बल्लभ संप्रदाय कह लीजिए या पुष्टि संप्रदाय। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र बल्लभ संप्रदाय या पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे। ये भी प्रश्न बनता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र किसके उपासक थे, ठीक है, किसके उपासक थे, किस देवी देवता के उपासक थे। तो जब पुष्टि संप्रदाय में दीक्षित थे, बल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे, तो भगवान कृष्ण के उपासक थे। और इनके विद्या गुरु कौन थे, पूछा जाता है कि भारतेंदु के विद्या गुरु, सीधा सा प्रश्न बनता है कि भारतेंदु के विद्या गुरु राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद थे। और इनके जो है कि काव्य गुरु पंडित लोकनाथ, जो है कि इन्होंने पंडित लोकनाथ से काव्य की शिक्षा ली थी। और भारतेंदु उर्दू में, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से बार बार प्रश्न बनता है कि उर्दू में भारतेंदु किस नाम से रचना करते थे। उर्दू में भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है कि रसा नाम से रचना करते थे। आगे जाएगी, भारतेंदु की अधिकांश कविताएं ब्रजभाषा में तथा इनका गद्य खड़ी बोली में मिलता है। भारतेंदु को आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता माना जाता है। भारतेंदु कवि के साथ साथ नाटककार, निबंधकार, आलोचक और पत्रकार भी थे। भारतेंदु ने 1873 ईस्वी में जो है कि तदी समाज की स्थापना की। और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, इन्होंने समस्या पूर्ति की एक मंच स्थापित की, जो है कि काशी में ही कविता वर्धनी सभा के नाम से। समस्या पूर्ति जो इस युग की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, इसके विषय में बता चुके हैं आप लोगों को कि समस्या पूर्ति क्या होती है। फिर अगला बिंदु है कि भारतेंदु को हिंदी का पुराण पुरुष कहा जाता है। और 1884 ईस्वी की बलिया यात्रा भारतेंदु हरिश्चंद्र की अंतिम यात्रा थी और 6 जनवरी 1885 ईस्वी को इनका देहांत हो जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद देखते हैं इनकी कुछ पत्र पत्रिकाएं हैं और इनकी कुछ जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनके विषय में देख लेते हैं मित्रों। ठीक है, हाँ तो मित्रों थोड़ा सा भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनके विषय में देखेंगे। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाएं हैं, जिसमें से जो है कि पहली पत्रिका है कविवचन सुधा। कविवचन सुधा का प्रकाशन कब हुआ था, 1868। बहुत पूछा जाने वाली पत्रिका है कविवचन सुधा। इसका प्रकाशन 1868 ईस्वी में। इसकी विशेषता क्या थी कि कविवचन सुधा की यह एक मासिक पत्रिका, मासिक, पाक्षिक तथा साप्ताहिक, तीनों प्रकार की यह पत्रिका थी। कुछ समय तक यह जो है कि क्या कहते हैं कि मासिक रूप में निकलती थी, लेकिन इसकी मांग बढ़ने लगी। ग्राहकों की मांग की डिमांड पर जो है कि इसको पाक्षिक कर दिया गया। पाक्षिक यानी 15 दिन पे यह निकलने लगी। फिर इसकी और मांग बढ़ने लगी तो इसको साप्ताहिक कर दिया गया था। ठीक है, तो कभी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है, कई बार पूछा गया, अक्सर पूछा जाता है कि भारतेंदु की कौन सी पत्रिका थी जो है कि जो कि मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी। तो जब भी पूछा जाए कि भारतेंदु की कौन सी पत्रिका मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक तीनों थी, तो थी कविवचन सुधा। बस आगे चलते हैं
इसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें भारतेंदु ने विदेशी कपड़ों के बहिष्कार की अपील की। ये भी प्रश्न बनता है कि भारतेंदु ने अपनी किस पत्रिका में विदेशी कपड़ों के या विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार की अपील की, तो पत्रिका थी भारत कविवचन सुधा। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से अगला पॉइंट बनता है कि इस पत्रिका की प्रशंसा में रामविलास शर्मा ने लिखा कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि किसने कहा कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है। कविवचन सुधा की प्रशंसा में किसने कहा, तो किसने कहा, रामविलास शर्मा ने। और इसी तरह से दूसरा प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि रामविलास शर्मा ने जो है कि भारतेंदु की किस पत्रिका के विषय में कहा कि यह प्रतिज्ञा पत्र भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाने योग्य है, तो हमारा उत्तर होगा कविवचन सुधा। ठीक है मित्रों, आगे चलते हैं। दूसरी पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिश्चंद्र मैगजीन। दूसरी पत्रिका कौन सी है, हरिश्चंद्र मैगजीन। इसका प्रकाशन जो है कि 1873 ईस्वी में हुआ था। यह भी एक मासिक पत्रिका थी, यह भी काशी से ही निकलती थी। यानी इनकी तीनों पत्रिकाएं, चाहे कविवचन सुधा देख लीजिए, चाहे हरिश्चंद्र मैगजीन देख लीजिए, चाहे बाला बोथनी, ये तीनों जो है कि कहाँ से निकलती थी, काशी से निकलती थी, यानी बनारस से। तो यह हरिश्चंद्र मैगजीन जो थी, यह जो है कि अभी एक मासिक पत्रिका थी। ये तो तीनों थी, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक, कविवचन सुधा। लेकिन जो हरिश्चंद्र मैगजीन थी यह सिर्फ और सिर्फ मासिक थी। यह भी काशी से ही निकलती थी। बाद में इसका नाम बदलकर हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था। ये बिंदु इस यहाँ से महत्वपूर्ण हो जाता है कि कौन सी पत्रिका थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जिसका नाम बाद में बदल करके हरिश्चंद्र चंद्रिका रख दिया गया था, तो वह जो है कि कौन थी, हरिश्चंद्र मैगजीन। या इस तरह से भी पूछा जाता है कि हरिश्चंद्र चंद्रिका का पहले का नाम क्या था, हाँ, सर्वप्रथम किस नाम से निकलती थी, हरिश्चंद्र मैगजीन नाम से। या इस तरह से भी यहाँ से प्रश्न बनता है कि हरिश्चंद्र मैगजीन का नाम बदल करके बाद में क्या रखा गया, हरिश्चंद्र चंद्रिका। ठीक है, आगे देखते हैं इनकी तीसरी पत्रिका है बाला बोधनी। तो बाला बोधनी का प्रकाशन कब हुआ था, 1874 से यह निकलना शुरू हुई थी। यह भी एक मासिक पत्रिका ही थी और यह भी जो है कि काशी से निकलती थी। तीनों जो है कि इनकी पत्रिकाएं काशी से निकलती थी। इसकी विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, कि भारतेंदु ने स्त्री शिक्षा के विकास के लिए इस पत्रिका का संपादन या प्रकाशन किया था। यह पत्रिका जो है कि स्त्री की शिक्षा के विकास से संबंधित थी, बाला बोधनी। आगे इनकी कुछ रचनाएं हैं, महत्वपूर्ण रचनाएं जो इनकी देख लेते हैं। जैसे प्रेम सरोवर है, प्रेम मालिका है, प्रेम माधुरी है, प्रेम तरंग है, प्रेम फुलवारी है, प्रेम माधुरी है, प्रेम प्रलाप है, प्रेम आश्रुवर्णन है, वर्षा विनोद है, गीत गोविंदानंद है, विनय प्रेम पचासा है, वेणु गीति है, कृष्ण चरित है, भक्ति सर्वस्व है, नई कविता नाम से इनकी एक रचना है जो कि बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, लगता नहीं है। नई कविता नाम से यह इनका एक काव्य ग्रंथ या इनकी रचना है। अगली रचना है इनकी श्रृंगार सतसई और अगली रचना है विजयिनी विजय वैजयंती और यह निबंध काव्य है, विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा। ये दोनों इनके निबंध काव्य हैं। क्या है, निबंध काव्य। ठीक है, तो विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा, ये दोनों जो है इनके निबंध काव्य है। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हुई। प्रेम सरोवर, प्रेम मालिका, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम फुलवारी, प्रेम माधुरी। ठीक है थे। और इसके बाद प्रेम प्रलाप, प्रेम आश्रुवर्णन, वर्षा विनोद, गीत गोविंदानंद, विनय प्रेम पचासा, वेणु गीत, कृष्ण चरित, भक्ति सर्वस्व, नई कविता, सतसई श्रृंगार और विजयिनी विजय वैजयंती और हिंदी भाषा। ये हुई जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं। इसके बाद बस थोड़ा सा बचता है, कुछ इनकी महत्वपूर्ण कविताएं हैं, उनके विषय में देख लेते हैं। हाँ तो मित्रों, इस तरह से भारतेंदु की जो महत्वपूर्ण रचनाएं थी हुई। और इसी के बाद, इसी के साथ जो है कि कुछ भारतेंदु हरिश्चंद्र की महत्वपूर्ण कविताएं हैं, इनको देख लेते हैं। कौन कौन सी भारतेंदु की कविताएं हैं जो महत्वपूर्ण है। जैसे दशरथ विलाप है, भारतेंदु की हरिश्चंद्र की कविता है, बहुत महत्वपूर्ण है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविता है। दशरथ विलाप है, फूलों का गुच्छा है, भारत भिक्षा है, विजय वल्लरी है। ये चार कविताएं जो इनकी हैं, दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा और विजय वल्लरी, ये जो है कि खड़ी बोली में है। कुछ कवि काव्य भी इनके खड़ी बोली में मिलते हैं, ऐसा बताया गया था शुरू में, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा काव्य जो है कि ब्रजभाषा में मिलते हैं। तो गिने चुने कुछ कविताएं हैं, जैसे कि दशरथ विलाप, फूलों का गुच्छा, भारत भिक्षा और विजय वल्लरी, ये खड़ी बोली में है। इसके बाद
बाकी जो है सब ब्रजभाषा में है। जैसे रिपनाष्टक हुआ, प्रबोधनी हुआ, उत्तरार्ध भक्तमाल, कार्तिक स्नान, जैन कुतूहल, वसंत होली, दशरथ सभा, इंद्र सभा, उर्दू का स्यापा, समधिन मधुमास, नए जमाने की मुकरी, ये सब व्यंग के रूप में है। और इसके बाद जैसे रानी छद्म लीला, देवी छद्म लीला, तन्मय लीला, ये सब प्रबंध गीत हैं। ये तीनों इनकी प्रबंध गीत हैं। जैसे रानी छद्म लीला, देवी छद्म लीला और तन्मय लीला। और इसके बाद कुछ कविताएं और हैं, जैसे यमुना छवि है, बंदर सभा इनकी बहुत महत्वपूर्ण है, व्यंग है। बकरी बिलाप भी जो है कि यह भी एक व्यंग है, महत्वपूर्ण कविता है। और वैशाख महात्म्य, यह इनकी भक्तिपरक रचना है। ठीक है, तो इस तरह से जो है कि भारतेंदु के विषय में हुआ। भारतेंदु का जन्म कहाँ हुआ था, इनकी मृत्यु, पिता का नाम, माता का नाम, इनकी विशेषता क्या थी, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, क्यों ये जो है कि भारतेंदु युग इनके नाम पर पड़ा, ये तो आप लोग जान ही चुके होंगे। कितने महत्वपूर्ण कवि थे, कितनी बड़ी इनकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका रही हिंदी साहित्य के विकास में इनका। तो इन सारी चीज़ों पे जो है कि चर्चा हुई। इसके बाद फिर अगली क्लास में जो है कि इसी तरह से जो है कि फिर अगले कवि बद्रीनारायण चौधरी प्रेमखंड जी के विषय में चर्चा होगी। तो इसी तरह से हमारा जो है कि आधुनिक काल यानी भारतेंदु युग धीरे धीरे आगे बढ़ता रहेगा। एक एक दो कवियों के ऊपर पर डे हर वीडियो में हमारी चर्चा होगी। जैसे जो छोटे कवि हैं तो 2 कवि 3 कवियों को ले लिया जाएगा, जो बड़े कवि हैं तो 1 कवि 2 कवि होंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज के लिए मित्रों बस इतना ही। तो और अगर आप लोगों को वीडियो हमारा पसंद आ रहा हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों के पास शेयर कीजिए, अपने मित्रों के पास शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक किया करिए। और थोड़ा सा शेयर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कीजिए, और जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ें। सब्सक्राइबर जब बढ़ेंगे तो हमारी लाइव क्लास चलने लगी। 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो लाइव क्लास चलने लगेगी, और लाइव क्लास जब चलेगी तो जो है कि उसका कुछ अलग ही महत्व है, अलग ही आनंद है। और प्रैक्टिस सेट, सबसे बड़ी चीज़ जो हम प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं वो लाइव हो जाएगा। तो प्रैक्टिस सेट से आप लोगों का जब लाइव चलने लगेगा तो रिवीजन बहुत अच्छे से होगा। इसलिए आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि आप लोग जो है सब्सक्राइबर निश्चित रूप से बढ़ाइए। तो निश्चित रूप से सब्सक्राइबर बढ़ाइए। और आज के लिए बस इतना ही, फिर कल अगली वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद मित्रों।